तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल आरबी एक्सप्लेनर में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था अपनी लीन कपड़ा चेंज करने के लिए जाती है। वो कहती है मुझे तैयार होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक तुम टीवी देखकर टाइम पास कर सकते हो। इतना कहने के बाद वो वहां से चली जाती है। इधर हम देखते हैं अपने मेन कैरेक्टर का, जिसका चेहरा सीरियस हो जाता है। वो अपना दांत पीसते हुए कहता है शायद लीन को पहले ही पता चल गया है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए वो ऐसा बर्ताव कर रही है, लेकिन मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। इतना कहते ही वो तुरंत उड़ जाता है और जहां पर अपनी लीन कपड़े चेंज कर रहे होते हैं उसके बाहर आके कहता है लीन हमें ये सब नहीं करना चाहिए, हमें ये सब नहीं करना चाहिए। इतना कहने के बाद तुरंत गेट खोल देता है। हम देखते हैं अपनी लीन एक नर्स के ड्रेस में बड़ी सेक्सी बड़ी खतरनाक पोज देते हुए कहती है यंग फन, क्या तुम्हें ये आउटफिट याद है। मेन कैरेक्टर खुश होते हुए कहता है हाँ हाँ मुझे याद है, जब हम पहली बार मिले थे तब तुमने यही आउटफिट पहना था। वो भी आंख मारते हुए कहती है आज रात बहुत स्पेशल शो होने वाला है, तुम बस मेरा इंतजार कर। आज तुम्हारी आंखों को इतना खतरनाक सुख मिलेगा, नैन सुख मिलेगा, तुम्हारे वुंड बीच सॉरी दिल बीच ठंडक पा जाएगी। फिर थोड़ी देर बाद वो एक मेड का कपड़ा पहन के आती है, थोड़ा सा फ्रॉक उठाते हुए कहती है यंग इनफान ये कैसा लग रहा है। हमारा मेन क्रिकेटर कहता है आहा आहा बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ गया देखकर। फिर वो एक स्कूली कपड़ा पहन के आती है, एक पोज मारते हुए कहती है आहा इसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा। मेन कैरेक्टर कहता है वो हो तुम तो इसमें जज रही हो, परफेक्ट बहुत अच्छा लग रहा है, तुम तो बहुत क्यूट लग रही हो। फिर उसके बाद वो दूसरा कपड़ा पहन के आती है, मुझे नहीं पता ये कौन कपड़ा पहनी है, मुझे तो लगता है ये स्विम सूट पहनी है। और वो कहती है यंग इरफान इसमें मैं कैसी लग रही हूँ बताओ, मैं ब्यूटीफुल लग रही हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर तुरंत उसके पास जाता है, उसको अपने बाहों में भर लेता है, वो शर्माने लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है लिन तुम इस दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हो, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी तबीयत अभी खराब है। वो भड़क जाती है और गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है मैं तुमसे कई बार कहूँ मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी तबीयत खराब नहीं है। इतना कहते ही वो बेहोश हो जाती है। तो गाइस मैं आप सभी को बता देता हूँ लिन अपने आप बेहोश नहीं हुई है, उसे हमारे मेन कैरेक्टर ने बेहोश किया है। वो उसे पकड़कर जमीन पर बैठाता है और अपने मन में कहता है लिन मुझे माफ कर देना, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन सबसे जरूरी बात है तुम्हारा आराम करना। तुम आराम करो, बस आराम करो, बहुत अच्छी तरह से आराम करो। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें कल सुबह का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर और लिन उसी कमरे में सो रहे होते हैं। अब मुझे गाइस पता नहीं है इनके बीच कुछ हुआ कि नहीं हुआ, वैसे भी इसकी तबीयत खराब थी, लगता तो नहीं है कुछ हुआ होगा उनके बीच, लेकिन मेरी ऑडियंस इतनी ठरकी है उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले की तबीयत खराब है कि नहीं खराब है, उनको बस चाहिए तो चाहिए। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के मोबाइल से फोन आने लगता है, वो उस फोन को उठाता है और कहता है सॉरी हमारा मेन कैरेक्टर नहीं कहता बल्कि फोन के दूसरी साइड वाला बंदा कहता है, घबराते हुए कहता है यंग इरफान क्या तुम टाउन से वापस घर आ सकते हो, क्योंकि हमारी सिस्टर फ्रेंक की तबीयत खराब हो चुकी है, आई मीन घायल हो चुकी है बहुत, उन्हें दवा दारू की जरूरत है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है मैं अभी आता हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर लिन के घर पहुंच गया होता है, बाहर से मतलब अंदर से बोबिनो दौड़ते हुए आता है और वो कहता है डॉक्टर यंग आखिरकार आप आ ही गए, प्लीज एक बार हमारी सिस्टर फ्रेंक को देख लीजिए, उनकी तबीयत बहुत खराब है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, प्लीज उनकी मदद कीजिए। मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है। इतना कहने के बाद जब वो लगातार आते हैं सामने देखते हैं सिस्टर फ्रेंक की, जिसकी हालत बहुत खराब होती है, उसके माथे से पसीना चू रहा होता है, उसको बहुत दर्द हो रहा होता है, वो अपने दर्द को कम करने के लिए मेडिटेट कर रही होती है। हमारा मेन कैरेक्टर उसके पास जाता है और कहता है सिस्टर फ्रेंक ये लीजिए पिल, ये पिल खाने के बाद आपके अंदर का क्यूआई ऊर्जा वो स्टेबलाइज हो जाएगा। फ्रेंक उस पिल को लेते हुए कहती है तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। पीछे से बोबिनो आता है, वो कहता है सिस्टर फ्रेंक ये लीजिए पानी, वो ले लेती है उस पानी को और पिल को खाती है गप और पानी पी लेती है गप गप गप। तभी अचानक से उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है, उसके शरीर के अंदर एक नई ताकत की लहर दौड़ जाती है, उसके कपड़े चिथड़े उड़ जाते हैं, उसको बहुत अच्छा लगने लगता है। वो ये मजा आ रहा है, ज्यादा मजे मत लो भाई, वो राइटर ने बस हमें मजे देने के लिए दिखाया गया है, असल में ये सब उसके मन में हो रहा है, इमेजिनेशन है उसकी। फिर वो ब्लास्टिंग करते हुए कहती है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ, ये तो रिवॉल्विंग हेवन पिल है, क्या इसे तुमने बनाया है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का था। मेन कैरेक्टर कहता है हाँ मैंने इसे बनाया है। फ्रैंक कहती है लिन हमेशा तुम्हारे मेडिकल स्किल के बारे में बहुत तारीफ करती थी, ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल सही कह रही थी, वो झूठ नहीं बोल रही थी हमसे, तुम्हारा मेडिकल स्किल सच में बहुत कमाल का है। हमारा मेन कैरेक्टर उसके पास आता है और उसे सहारा देते हुए कहता है सिस्टर फ्रैंक आखिरकार ऐसा हुआ क्या था जिससे आपकी कंडीशन ऐसी हो गई। तभी अचानक से कोई दरवाजा खोलते हुए कहता है सिस्टर ये जरूर स्केल ग्रुप का काम होगा, है ना मैं फैंग तियान की, मुझे तुम्हारा बदला लेने दो। तो गाइस अब हमें इसके बारे में बताया जाता है, इसका नाम फैंग तियान की है और ये अपने सिस्टर फैंग की सिस्टर है। अब मैं इसे प्यार से टिंकी कहूंगा, टिंगी। सिस्टर फैंग अपनी बहन के पास आती है, उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये स्केल ग्रुप के लोग हैं, लेकिन तुम्हें अपने भावनाओं पर काबू करना पड़ेगा और तुम्हें गुस्से में आके ऐसी वैसी चीजें नहीं करना है, ऐसा सोचना भी मत कि तुम उन्हें हरा सकती हो। हमारा मेन कैरेक्टर सीरियस फेस में कहता है सिस्टर फैंग क्या सच में ये स्केल ग्रुप बहुत पावरफुल है। वो भी कहती है हाँ, नॉर्थ अमेरिका में स्केल ग्रुप का दबदबा इतना है कि जितना ईस्ट एशिया के होंगसिया में येलो फ्लेम आयरन गार्ड का और उनके कल्टीवेशन करने का मेथड मायान सिविलाइजेशन ओरिजिन फोर्स है। भाई स्केल ग्रुप के मेंबर को देखो, ये जो हरा हरा है ये बिल्कुल हल्क जैसा नहीं दिखता है, और ये जो हला अरे
लाल और पीला है, नीला है, ये बिल्कुल स्पाइडरमैन जैसा दिखता है। फेंग आगे कहती है उनका मकसद स्टिमुलेटिंग ऑर्गेनिक ह्यूमन जेनेटिक एनर्जी को एनहेंस करना है। ग्रुप के लोग जैसे ही नॉर्थ अमेरिका में आए वैसे ही उन लोगों को पता चल गया कि उनका प्लान खतरे में है, इसलिए वो लोग हमें कमजोर करने की कोशिश करने लगे। मुझे लगता है ये इन्फॉर्मेशन उनको पहले ही मिल गई थी कि मैं एक जड़ी बूटी की तलाश कर रही हूँ। उन लोगों को ये भी पता था कि मैं कहाँ पर हूँ। जब मैं होली जड़ी बूटी के गार्डियन बीस्ट से लड़ रही थी, तभी एक कमीना चुपके से मेरे पीछे आकर मेरे ऊपर हमला कर दिया। मेरी हालत खराब हो गई थी। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है उन कमीने को हिम्मत कैसे हुई आपको चोट पहुंचाने की। वैसे सिस्टर फेंग वो अल्फांसो नाम का आदमी, क्या उसको होली जड़ी बूटी मिल गई? वो भी कहते हैं नहीं, वो कमीना अल्फांसो भी बुरी तरह से घायल हो गया था। इसके अलावा वो होली जड़ी बूटी लावा के अंदर उगती है। मैं और मेरी बहन के अलावा और कोई भी उस जड़ी बूटी के पास नहीं जा सकता, क्योंकि लावा पल भर में किसी को भी भस्म कर सकती है। और जहां तक बात मेरी और मेरी बहन की है, तो हम दोनों के पास फायर एलिमेंट है और हम दोनों के पास फोनिक्स भी है, फोनिक्स। इसलिए हमारे ऊपर लावा पावा का कोई भी असर नहीं होता है। तभी दरवाजा खोलकर कोई अंदर आ जाता है। सबकी नजर उसकी ओर टिक जाती है। हम देखते हैं वो कोई और नहीं बल्कि अपनी लिन होती है। वो कहती है यंग इनफान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अकेला होटल में छोड़ के वापस घर आने की? ये सब सुनकर दोनों लोग शॉक हो जाते हैं। कहते हैं क्या क्या होटल? होटल में? हमारा मेन कैरेक्टर हंसते हुए कहता है दरअसल तुम बहुत गहरी नींद में सो रही थी और तुम्हारे लिए आराम करना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया और बिना बताए यहाँ पर आ गया। लिन चौंकते हुए कहती है सिस्टर फेंग क्या आपको चोट लगी है? वो भी कहती है नहीं, मुझे पहले चोट लगी थी लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है। ठीक है, जब सब लोग यहाँ पर आ ही गए हैं तो लिन के करंट कंडीशन को चेक कर लिया जाए। यंग इरफान उस 9 ड्रैगन जेट भट्टी को निकालो जो तुम्हें पहले मिली थी। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है मैं अभी निकालता हूँ। इतना करने के बाद वो भट्टी को निकाल देता है। लिन जाती है और उस भट्टी के सामने बैठ जाती है। अपनी सिस्टर फेंग कहती है लिन अब मैं मिस्टिक आर्ट का इस्तेमाल करके तुम्हारे शरीर के अंदर जो वॉरियर सोल है उसे 9 ड्रैगन जेट भट्टी की मदद से पकड़ूंगी और उसकी पावर को सप्रेस कर दूंगी। वो भी कहती है ठीक है मैं समझ गई। फेंग अपनी पावर को एक्टिवेट करती है और उसके शरीर के अंदर डिवाइन फोर्स को खींच के बाहर निकाल लेती है। उसको पूरी तरह से जकड़ लेती है, बांध लेती है। ये देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। अपनी फेंग कहती है अरे वाह, जैसा कि उम्मीद था 9 ड्रैगन जेट भट्टी ने उस डिवाइन फोर्स को पकड़ लिया है, मतलब सील कर दिया। इस तरह तो हमें उस लावा के अंदर होली जड़ी बूटी को लेने जाना नहीं पड़ेगा। सच कहूं तो मुझे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। होली जड़ी बूटी के बिना हमने लिन को ठीक कर दिया। तभी अचानक से वो डिवाइन फोर्स से एक बड़ी खतरनाक रोर मारती है जिससे सारा चैन फैन टूट जाता है और साथ ही में 9 ड्रैगन जेट भट्टी के ऊपर क्रैक पड़ जाता है। फेंग अपने मन में कहती है अरे नहीं, ये भट्टी तो टूट रही है। उसको इतना कहते ही उस डिवाइन फोर्स ने उस भट्टी के चकनाचूर कर दिया होता है, एकदम छोटे छोटे टुकड़े में बांट दिया होता है। वो तुरंत भागकर लिन के अंदर घुस जाता है जिससे लिन की हालत खराब हो जाती है। उसके मुंह से खून की उल्टी होने लगती है। वो तुरंत जमीन पर गिरने लगती है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसे अपने गोद में पकड़ लेता है और वो कहता है लिन क्या तुम ठीक हो? ये लो एलिमिनेशन हेवनली पिल, इसे खाने के बाद तुम ठीक हो जाओगी। इतना करने के बाद उसके मुंह में गोप दे डाल देता है, पिल डाल देता है, गलत मत समझिएगा। अपनी फेंग उदास होते हुए कहती है दरअसल 9 ड्रैगन जेट भट्टी लोगों के अंदर वॉरियर बीस्ट को एक दूसरे से अलग करने के काम में आता है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि लिन के अंदर का वॉरियर बीस्ट इतना पावरफुल होगा, भट्टी के चिथड़े उड़ा देगा। मेरी वजह से लिन को चोट लग गई। आपने जो इसे पिल खिलाया था डिवाइन पिल, वो सिर्फ एक ही महीने तक असर करेगा। मेन कैरेक्टर कहता है सिस्टर फेंग मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग लेजेंडरी नोवा परिवार के डिसेंडेंट हैं? वो भी कहती है हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, हम सब नोवा के डिसेंडेंट्स हैं। लेजेंड के अनुसार गोडेस नोवा ने खुद हमारे एंसेस्टर को जीवन दिया था, इसलिए हमारे फैमिली में हर वो बच्चा जो पैदा होता है वो एंशिएंट वॉरियर बीस्ट के साथ ही पैदा होता है। हालांकि वॉरियर बीस्ट के साथ खुद को जोड़ना बहुत जोखिम भरा काम होता है। इस सिचुएशन में लोगों की जान भी जा सकती है। फिलहाल लिन को सिर्फ एक ही चीज बचा सकती है, वो है लावा के अंदर का होली जड़ी बूटी। मेन कैरेक्टर सीरियस फेस में कहता है सिस्टर फेंग मुझे बताइए होली जड़ी बूटी कहाँ पर मिलेगा? मैं लिन के लिए उसे लेकर आऊंगा। टिंगी हंसते हुए कहती है तो ठीक है सिस्टर, मैं भी जाऊंगी। पीछे से बोबिनो हंसते हुए कहता है अले ले छोटी सी प्यारी सी मासूम सी बच्ची, तुम इस मैटर से दूर रहो, हम सब कुछ देख लेंगे। ये सब सुनकर टिंगी भड़क जाती है। वो कहती है क्या क्या कहा आपने? बच्ची, छोटी बच्ची? वो तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेती है। उसके अंदर से बहुत भारी मात्रा में एनर्जी निकलने लगती है। उसके अंदर से एक बीज भी निकलता है, मतलब फोनिक्स बीस्ट निकलता है। और वो कहती है अंकल बच्ची नहीं कहना, टिंगी नाम है मेरा। ये सब देखकर बोबिनो की फट जाती है, उसके माथे से पसीना चुने लगता है। वो भी कहता है अच्छा ठीक है अब बच्ची नहीं कहूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर टिंगी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है इंप्रेसिव, इस छोटी बच्ची ने 3 पैरों वाले गोल्डन क्रो को अपने काबू में कर लिया, जिसे एंशिएंट समय का सबसे शक्तिशाली स्पिरिट बीस्ट माना जाता था। तो गाइस मैं आप सभी को बता देता हूँ, टिंगी ने जो निकाला था अपने शरीर के अंदर से निकाला था वो कोई फोनिक्स नहीं है, बल्कि वो गोल्डन क्रो है। सिस्टर फेंग कहती है अच्छा ठीक है, सबसे पहले अपने वॉरियर बीस्ट को अपने अंदर वापस बुला लो। मैं तुम्हें यांग इनफान के साथ जाने दूंगी, लेकिन तुम्हें उसकी हर बात माननी पड़ेगी। वो खुश हो जाती है, वो कहती है हाँ ठीक है मैं उसकी हर बात मानूंगी। इतना करने के बाद अपने गोल्डन क्रो को अपने शरीर के अंदर वापस बुला लेती है। वो तुरंत हमारे मेन कैरेक्टर के पास जाती है, उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहती
है, चिंता मत करो सिस्टर, मैं इसका ख्याल रखूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर के माथे से पसीना चुने लगता है। वो कहता है ये लड़की थोड़ी सी बहन की घोड़ी है क्या, इसको समझ नहीं आ रहा है उसने क्या कहा। उसने मुझे इसका ख्याल रखने के लिए कहा और ये कुछ उल्टा समझ गई। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें एक बीच का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक बंदा कहता है चीज चीज। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर कुछ लोगों के साथ फोटो खिंचवा रहा होता है, वहीं पर अपनी टिंगी जो नारियल पानी पी रही होती है वो अपने मन में कहती है जब से हम यहाँ आए तब से कोई ना कोई ब्रदर यांग इरफान के साथ फोटो खिंचवा रहा है। अब तो मैं गिनती भी भूल गई हूँ कि ये कौता फोटो खिंचा रहा है। भले ही वो अपने मेडिकल स्किल में बहुत माहिर हो, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही शो ऑफ नहीं कर रहे हैं। ये सब सुपरस्टार करते हैं, वो कोई एक्टर वॉक्टर नहीं है। तभी अचानक से वो बहुत खुश हो जाती है और कहती है रुको एक सेकंड रुको, फिर अपना दोनों हाथ ऊपर करके कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है, भगवान ने मुझे बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया है। मेन कैरेक्टर कहता है टिंगी तुम इतनी खुश किस बात पर हो रही हो। वो भी कहती है सिस्टर ने कहा था कि उन्होंने अल्फांसो को बुरी तरह से घायल कर दिया है और मुझे पूरा यकीन है उसे इस समय किसी डॉक्टर की तलाश होगी। इसी मौके का फायदा उठाकर हम उसे यहाँ पर बुला लेंगे, फिर मैं चुपके से उनके अड्डे में घुसकर अचानक से हमला कर दूंगी। मेन कैरेक्टर कहता है वाह वाह क्या आइडिया है, मजा आ गया, बहुत अच्छा आइडिया है। टिंगी कहती है तो चलिए सबसे पहले उस रेस्टोरेंट में चलते हैं, वहां पर अल्फांसो को लेकर कोई ना कोई जानकारी जरूर मिल जाएगी। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है चलो चलते हैं। इतना कहने के बाद वो दोनों लोग रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगते हैं। तभी अपनी टिंगी कुछ देखकर चौंक जाती है, वो तुरंत हमारे मेन कैरेक्टर को रोक देती है। मेन कैरेक्टर कहता है क्या हुआ टिंगी, तुमने मुझे रोक क्यों दिया। वो सीरियस फेस बनाते हुए कहती है मैंने अभी अभी अल्फांसो के आदमियों को देखा, वो शायद इसके अंदर हो सकता है, मतलब इस रेस्टोरेंट के अंदर हो सकता है। मेन कैरेक्टर हंसते हुए कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम यहीं आसपास छुप जाओ, मैं अभी उससे मिलकर आता हूँ। अब हमें उस रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर 3-4 बंदे मिलकर दारू पी रहे होते हैं, वहीं पर 2 बंदों की लाश पड़ी होती है। हमारा मेन कैरेक्टर उस रेस्टोरेंट के अंदर आता है और कहता है ओह माय गॉड, लगता है मैंने एक अच्छा शो देखने का मौका खो दिया। तभी एक दाढ़ी वाला बंदा गुस्सा हो जाता है, वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है फक ऑफ साले, हम स्कल ग्रुप के मेंबर है, अगर तू यहाँ से दफा नहीं होगा तो तेरी जिंदगी से दफा कर देंगे। हमारा मेन कैरेक्टर उसके पास आता है और बैठते हुए कहता है अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो इरिटेशन से बचने के लिए कम शराब पीता। हो तुम्हारा स्किन तो पीला हो गया है, ऐसा लग रहा है तुम्हें इंटरनल चोट लगी है। वो भी गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है साले अपने काम से काम रख। उसके इतना कहते ही तुरंत उसके मुंह से खून निकलने लगता है। दूसरा बंदा कहता है शांत हो जा भाई शांत हो जा। तीसरा बंदा कहता है देखा मैंने तो पहले ही कहा था इस कंडीशन में शराब नहीं पीना चाहिए, अब भुगतो भुगतो, मेरी बात नहीं मान रहे थे। मेन कैरेक्टर मुस्कुराते हुए कहता है सुनो अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो क्या मैं तुम्हारी कंडीशन को चेक कर सकता हूँ, दरअसल मैं एक डॉक्टर हूँ। एक बंदा कहता है साले दफा हो जा, मैं कैरेबियन समुद्र का सबसे बेहतरीन डाकू 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 डॉक्टर हूँ। मेन कैरेक्टर कहता है मैं नॉर्थ अमेरिका का सबसे फेमस डॉक्टर हूँ, क्या तुम नहीं चाहते कि मैं इसका इलाज करूँ। वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है साले तू हमें उल्लू बना रहा है, ये अपनी चिकनी चुपड़ी बातें किसी और के लिए बचा कर रख, हम लोग उल्लू नहीं बनने वाले हैं, तू किसी और को बेवकूफ बनाना जाकर। तभी अचानक से वो बंदा कुछ देखकर शौक हो जाता है, उसकी हालत खराब हो जाती है, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है क्योंकि भाई उसने हमारे मेन कैरेक्टर का फोटो अपने मोबाइल में देख लिया होता है। उसकी आंखें फट के बाहर आ जाती है, जुबड़ा फट के बाहर आ जाता है। वो कहता है क्या ये बंदा सच में एक डॉक्टर है, ये तो डिवाइन डॉक्टर यांग इरफान है। मेन कैरेक्टर कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं ही हूँ डिवाइन डॉक्टर यांग इरफान। वो बंदा आता है तुरंत अपना हाथ देता है हमारे मेन कैरेक्टर को चेकअप करने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर उसका हाथ का पल्स चेक करते हुए कहता है चिंता मत करो, बस तुम्हारे पेट के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, मुझे इस चीज का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मैं इसे ठीक कर दूंगा, तुम बस अपने कपड़े निकाल कर मेज पर लेट जाओ और बाकी सभी इसको बहुत टाइट से पकड़ लेना। इतना सुनते सभी लोग उसके कपड़े निकाल कर उसे मेज पर पकड़ कर सुताने लगते हैं और वो बंदा चिल्लाते हुए कहता है अरे रुक जाओ, मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ, रुक जाओ। हमारा मेन कैरेक्टर तुरंत अपना एक नीडल निकालता है, ये देखकर वो बंदा चिल्लाते हुए कहता है अरे रुक जाओ, तुम क्या कर रहे हो, इतनी लंबा नीडल कहाँ होता है, क्या तुम मुझे उससे मारना चाहते हो। उसकी फट गई होती है, फट के 64 हो गई होती है। उसके साथी लोग उसको बहुत कस के पकड़ लेते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर तुरंत उसके पास आता है और उसके पेट में सुई लगाते हुए कहता है जैसे ही मैं इसके 3 एक्यूपंक्चर पॉइंट पर नीडल लगाऊंगा वैसे ही खून की उल्टी होना बंद हो जाएगी। एक बंदा अपने मन में सोचता है इससे पहले मेरी मुलाकात चाइना के टाउन में एक ओल्ड ट्रेडिशनल चाइनीज मास्टर से हुआ था। उन्होंने मुझे बताया था जो डॉक्टर जितनी लंबी चांदी के नीडल का इस्तेमाल करता है वो डॉक्टर उतना ही एक्सपीरियंस वाला होता है, और ये बंदा जो चांदी के नीडल का इस्तेमाल कर रहा है वो कम से कम 10 सेंटीमीटर लंबी है। इससे पता चलता है कि इसका मेडिकल स्किल बहुत अच्छा है। उसने जैसे ही पहला नीडल लेलन को लगाया उसकी खून की उल्टी बंद हो गई। फिर हमारा मेन कैरेक्टर इविल स्माइल में हंसते हुए कहता है देखो थोड़ा सा दर्द होगा इसमें, तुम थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना। और वो बहुत तेजी की स्पीड से खटाखट उसके शरीर में नीडल लगाने लगता है। वो सहता है लेकिन बाद में वो सह नहीं पाता, वो रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, कहता है
मम्मी अरे मुझे छोड़ दो, मुझे नीडल मत लगाओ मत लगाओ। एक बंदा अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहता है छी 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 कितने निकम्मे बंदे हैं मेरे, एक छोटा सा नीडल लगने से इसको दर्द हो रहा है, साला गला फाड़ फाड़ के रो रहा है। इससे तो अच्छा बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको नीडल लगता है, वो नहीं रोते, वो बड़े आराम से सहते हैं, हंसते भी है। अब हमें 10 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही बंदा कहता है ओहो अब तो मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है, अब तो मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर यांग, आप तो सच में एक डिवाइन डॉक्टर है। मेन कैरेक्टर मुस्कुराते हुए कहता है वैसे मैंने तुम्हारी खून की उल्टी तो रोक दी है, लेकिन एक बार अस्पताल जाकर चेकअप करवा लेना। एक बंदा कहता है थामा लेलन को हॉस्पिटल लेके जाओ, वो भी कहता है यस सर। इतना कहने के बाद वो वहां से चला जाता है। फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है डॉक्टर यांग आपने लेलन की जान बचाई है, यह आपकी फीस है, ये पूरे $10,000 मतलब $10 लाख है, और साथ ही में मेरे पास एक 10 मिलियन का कार्ड भी है, कुछ दिन पहले मुझे चोट लगी थी, क्या आप इसमें कुछ कर सकते हैं। मेन कैरेक्टर वो कार्ड और पैसा ले लेता है और हंसते हुए कहता है हाँ हाँ मैं बिल्कुल तुम्हें देख सकता हूँ, लाओ अपना हाथ मुझे दिखाओ, और अपने मन में कहता है मेरा तो सोने पे सुहागा हो गया, मुझे यकीन नहीं हो रहा है मुझे मेरा दुश्मन पैसा दे रहा है, मजा आ गया, ये तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उसकी पल्स चेक करता है और नाटक करते हुए कहता है मिस्टर अल्फांसो आपको भी इंटरनल चोट लगी है। अब हम उसके बाद देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उसकी पल्स चेक करता है और नाटक करते हुए कहता है मिस्टर अल्फांसो आपको भी इंटरनल चोट लगी है, आपके शरीर के अंदर एक आग है जो दिन पे दिन बढ़ते जा रही है, उस आग का नाम हेवेनली फायर है, और अच्छी खबर यह है कि मैं अभी भी उसे ठीक कर सकता हूँ। ये सब सुनकर अल्फांसो बहुत खुश हो जाता है, वो कहता है वाह डॉक्टर यांग आप तो सच में बहुत अच्छे डॉक्टर है, बेस्ट डॉक्टर है, दुनिया के बेस्ट डॉक्टर है, मुझे पूरा यकीन है आप इस बीमारी से छुटकारा पाने में मेरी जरूर मदद करेंगे। मेन कैरेक्टर कहता है हाँ मैं आपकी जरूर मदद करूंगा, आपके अंदर की आग बुझाने के लिए मैं आपको एक पिल का बोतल दूंगा जिसमें से आपको हर दिन एक एक पिल खानी है, फिर आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, बहुत अच्छा लगेगा, आपका बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। अल्फांसो हमारे मेन कैरेक्टर से वो पिल का बोतल ले लेता है और उसके अंदर से एक पिल निकालता है, वो उस पिल को तोड़ देता है, क्रश कर देता है, उसके अंदर से मेडिसिन निकलता है और वो अपने मन में कहता है हालांकि ये बहुत फेमस डॉक्टर है लेकिन मुझे सावधानी बरतनी पड़ेगी। फिर वो उस पिल में से जो पाउडर निकला था उसे चाटते हुए अपने मन में कहता है इसमें कोई पॉइजन तो महसूस नहीं हो रहा है, शायद इसे खाना ही बेहतर होगा। इतना कहने के बाद गॉप करके खा जाता है। वो जैसे ही उस पिल को खाता है, वो पिल जैसे ही उसके गले के नीचे जाती है, उसका शरीर चमकने लगता है, उसका बॉडी चमकने लगता है, वो बहुत पावरफुल महसूस करने लगता है, उसको बहुत अच्छा लगने लगता है। फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर के पास आता है और उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है डॉक्टर यांग दिल से ना लगाइए, जो मैं काम करता हूँ उसमें सावधानी बरतना जरूरी है, आपने मेरी जो मदद की मैं बहुत आभारी हूँ, मैं बाद में आपका कर्ज चुका दूंगा, वैसे आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है आप जाइए बिंदास जाइए। अब हम देखते हैं अल्फांसो वहां से जाने लगता है और हमारा मेन कैरेक्टर पीछे से उसको टाटा कर रहा होता है, तभी उसके पीछे हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे टिंगी आती है और वो हंसते हुए कहती है बिग ब्रदर यांग इरफान आपने उसे कैसा जहर दिया है, क्या आपने उसे स्लो पॉइजन दिया है जो धीरे धीरे असर करता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है नहीं रे पगली, मैंने उसे किसी भी प्रकार का जहर नहीं दिया है, अल्फांसो बहुत चालाक आदमी है, अगर मैं उसे जहर देता तो उसको तुरंत पता चल जाता, और इसके अलावा उसकी ताकत को देखते हुए उसके ऊपर पॉइजन का असर तुरंत नहीं होता, बहुत धीरे धीरे होता। ये सब सुनकर टिंगी गुस्सा हो जाती है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है इसका मतलब क्या हुआ कि आपने कुछ नहीं किया, तो क्या आप बैठकर झुंझुना हिला रहे थे। हमारा मेन कैरेक्टर एक बहुत इविल स्माइल में हंसते हुए कहता है चिंता मत करो, मैंने जो उसे दिया है वो एक प्रकार का पौधा है, उसे चेस्ट नट कहा जाता है मुझे बस मोटिंग नाम की एक चीज छोड़नी है और उसके शरीर के अंदर का चेस्ट नट तुरंत ऑटोमेटिक जहर में बदल जाएगा तो गाइस इस एपिसोड का एंड हम यहीं करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तभी लाइक करना, नहीं तो मत करना भाई। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा, मिलेंगे दोबारा, तेरा भाई वापस आएगा।